नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एक यूनिट आप लोगों को कंप्लीट करा दी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं। इस क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कंप्लीट करा दिया। ब्लैक बॉडी के बाद हमने कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट कर लिया। कॉम्पटन इफेक्ट के बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो कल वाला लास्ट टॉपिक था वो हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स था। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक कराने वाली हूँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नया टॉपिक करने जा रहे हैं हम, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या थी? डी ब्रोगली की परिकल्पना देखो, डी ब्रोगली परिकल्पना देने से पहले हम हमारे पास लाइट का ड्यूअल नेचर आ गया था। लाइट का ड्यूअल नेचर आ गया था। ड्यूअल नेचर क्या था लाइट का? कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट जो होती है वो वेव नेचर भी शो करती है, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर में तो हम जो लाइट के इफेक्ट देखते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की कौन से नेचर को डिफाइन करता है? पार्टिकल नेचर को। कॉम्पटन इफेक्ट लाइट के कौन से इफेक्ट को डिफाइन करता है? पार्टिकल नेचर को। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कौन से नेचर को शो करता है? वेव नेचर को। डिफ्रैक्शन कौन से नेचर को शो करता है? वेव नेचर को। तो इन लाइट में पार्टिकल्स और वेव नेचर दोनों की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसको लाइट का क्या कहा जाता है? ड्यूअल नेचर कहा जाता है। क्या कहा? कि लाइट जो है वो लाइट की बहुत सारे ऐसी परिघटनाएं थी जो कि हम उनके वेव नेचर से नहीं समझा सकते थे। कुछ परिघटनाओं में तो कुछ जो आपके फिनोमिनाज हो रहे थे उसमें तो लाइट जो है वो वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही थी और कुछ फिनोमिनाज में लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन मेथड, ये सब लाइट के वेव नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इस तरीके के जो इफेक्ट्स थे वो लाइट के वेव नेचर के द्वारा हम उसको नहीं समझा सकते थे। इसलिए ये कहा था कि लाइट जो है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है और इसलिए इसको कहा गया लाइट का ड्यूअल नेचर। इसी ड्यूअल नेचर का यूज किया डी ब्रोगली ने। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह बिहेव करती है, वैसे ही स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स भी दोनों की तरह बिहेव करेंगे। ये पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे और वेव नेचर भी शो करेंगे। क्या कहा डी ब्रोगली ने? डी ब्रोगली ने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है, उसी तरीके से जो पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब
ये वेव नेचर भी शो करेंगे और पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे और इनको कहा जाता है मैटर का ड्यूअल नेचर। इनको तो लाइट का ड्यूअल नेचर था, लेकिन डी ब्रोगली ने किसके लिए ड्यूअल नेचर दिया? पार्टिकल्स के लिए ड्यूअल नेचर दिया। डी ब्रोगली ने किसके लिए ड्यूअल नेचर दिया? पार्टिकल्स के लिए ड्यूअल नेचर दिया। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या है कि जिस तरीके से लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है, वैसे ही पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो करता है। पार्टिकल भी दोनों ही नेचर शो करेगा, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। छोटे पार्टिकल्स, कौन से छोटे पार्टिकल्स? माइक्रो पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके के चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव नेचर भी शो करेंगे और पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। इनके साथ जो वेव्स जुड़ी हुई होती हैं, पार्टिकल्स के साथ जो वेव्स जुड़ी हुई होती हैं, उनको डी ब्रोगली वेव्स कहा जाता है। क्योंकि किसने देखा था इसको? डी ब्रोगली ने निकाला था। इसलिए इन पार्टिकल्स के साथ जो वेव्स जुड़ी हुई होती है, जो वेव्स एसोसिएट होती हैं इन पार्टिकल्स के साथ, उनको कहा जाता है डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगली वेव, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने देखा था? डी ब्रोगली ने देखा था। अब देखो, हम इसके लिए डी ब्रोगली इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशंस। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है या कोई एक माइक्रो पार्टिकल्स है। हाइपोथेसिस सबको समझ में आ गई? हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों ही नेचर शो करते हैं। ये वेव नेचर भी शो करेंगे और वेव नेचर भी शो, ये पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे। और जो दोनों नेचर शो करते हैं उस नेचर को ड्यूअल नेचर कहा जाता है। और ये मैटर के लिए स्टडी किया था डी ब्रोगली ने। लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है। उस लाइट के ड्यूअल नेचर को बेस बना के डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ये माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही नेचर शो करते हैं। अब हम इसके लिए डी ब्रोगली इक्वेशन निकालेंगे। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो वेव नेचर शो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो वेव नेचर शो कर रहा है। जब ये वेव नेचर शो करता है तो इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है वो न्यू फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है। ध्यान से सुनो। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है। इफ ए इलेक्ट्रॉन शो कौन सा? वेव नेचर। क्या कर रहा है ये? वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करेगा मीन्स ये वेव्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होगी। देन एसोसिएट ए फ्रीक्वेंसी न्यू। इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है न्यू, क्योंकि ये वेव की तरह है। वेव के साथ में क्या जुड़ी हुई होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू जुड़ी हुई है, तो मैक्स प्लैंक के अनुसार इसकी एनर्जी क्या होगी? मैंने आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में मैक्स प्लैंक नियम बताया था, क्वांटम नियम बताया था। उनके अनुसार ये था कि कोई भी रेडिएशंस एमिट होती हैं या अब्जॉर्ब की जाती हैं, वो रेडिएशंस कंटिन्यूअस नहीं होती हैं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। और इनकी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
यही बताया था, इनकी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया था और प्लांक ने एक कांस्टेंट दिया था जिसको हम प्लांक कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। और इस एनर्जी को फोटोन कहा था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये हमें पता है। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करेगा तो इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होगी, मान लो वो न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, देन एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक। किसके अकॉर्डिंग, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, E इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पार्टिकल नेचर शो करता है, और पार्टिकल नेचर शो करता है तो इसके साथ जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम आइंस्टीन एनर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आइंस्टीन की एक एनर्जी इक्वेशन थी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लाइट यदि वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, लाइट की यूज कर रहे हैं, हम पहले लाइट के लिए निकाल रहे हैं तो वहां पे सी स्क्वायर लगाएंगे। यदि पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं तो वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे v लगाएंगे। तो क्या कहा कि ये मैक्स प्लैंक इक्वेशन हो गई, E इक्वल टू एच न्यू। मैं इसको कोने में लिख देती हूँ और इसको नंबर 1 दे देती हूँ। अब हमने ये तो वेव नेचर की से निकाल ली एनर्जी। अब मैंने ये कहा कि ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। कौन सा नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शो पार्टिकल नेचर। जब पार्टिकल नेचर शो करेगा देन इफ velocity, if move v velocity, then according to Einstein, एनर्जी E ये इक्वल टू होगी एम वी स्क्वायर, ये इक्वल टू होगी एम वी स्क्वायर। ये आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी थी और ये मैक्स प्लैंक के अनुसार एनर्जी थी। लेकिन एनर्जी तो दोनों ही किसके लिए थी, पार्टिकल्स के लिए। एनर्जी तो दोनों ही किसके लिए थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी थी। तो दोनों एनर्जीज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। भाई है तो एक ही चीज की एनर्जी ये दोनों, तो एनर्जी दोनों एनर्जीज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों एनर्जीज को मैं इक्वल कर दूंगी, एच न्यू ये इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर, एच न्यू ये इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर। यदि मैं लाइट वेलोसिटी की बात करती, लाइट की बात करती तो मैं ये जहां पे v लगा हुआ है इसकी जगह मैं c लगाती, क्योंकि मुझे लाइट वेलोसिटी चाहिए थी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। एच न्यू ये होता एम सी स्क्वायर, मैं इसको v को c की फॉर्म में कह रही हूं, तो ये होता, एक c को इसके नीचे भेजो आप, क्या होता, एच न्यू अपॉन सी, किसके इक्वल होता, एम सी के। न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी अपॉन न्यू, लैम्डा जो होता है वो होता है सी अपॉन न्यू। तो मैं इस इक्वेशंस को तो वहां भेजूं और इस पूरे को इसके नीचे ले आऊं, तो इस इक्वेशंस को मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर लूं, एच अपॉन एम सी ये इक्वल टू आया सी अपॉन न्यू, ये इक्वल टू आया सी अपॉन न्यू। ये तो वैल्यू हो गई लैम्डा की, और सी क्या था यहाँ पे, वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम।
मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है उसका? मोमेंटम। तो मैं इस इक्वेशंस को लैम्बडा इक्वल टू आ गया मेरे पास h। अब यहाँ पे लाइट वेलोसिटी की जगह पार्टिकल वेलोसिटी mv। भाई मैंने लाइट वेलोसिटी इसलिए लिख के दिखाया है क्योंकि आप लोग ये वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है, तो पार्टिकल के लिए थी इसलिए हमने उसको v से डिनोट किया था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ, और बहुत सारी बुकों में इसको लाइट की वेलोसिटी से ही दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लाइट की वेलोसिटी से, आप तो याद रखना कि जो वेवलेंथ होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। बस ये यूज किया है हमने यहाँ, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। मैंने इसको सी में कन्वर्ट कर दिया था, सेम बात है, आपको सिर्फ इजी बनाने के लिए और कुछ नहीं है। आप यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको v से भी दिखा सकते थे। क्या आ जाता है यहाँ पे? mv। mv क्या है? मोमेंटम, जिसको मैं p से डिनोट करती हूँ वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे p रख दूं, लैम्बडा इक्वल टू आएगा h अपॉन p। इस इक्वेशंस को क्या कहा गया? डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या कहा गया इसको? डी ब्रोगली इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशंस को डी ब्रोगली ने निकाला था। अब देखो, ये कहा गया कि वेव नेचर तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल का मास इंक्रीज होगा, भाई लैम्बडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, एच तो फिलहाल कांस्टेंट ही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास इनटू वेलोसिटी के। तो जिन पार्टिकल्स का मास इंक्रीज होता जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू कम होती जाएगी, धीरे 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 ये इतनी कम हो जाएगी कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो वेव नेचर शो बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि उनके साथ वेवलेंथ ही नहीं जुड़ा हुआ, उनकी जो वेवलेंथ है वो नेग्लेक्ट होती है, नेग्लेक्ट के बराबर आ जाती है। भाई m की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी और किसी बड़े नंबर को हम वन को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट के बराबर आ जाएगा। जब ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी तो लैम्बडा भी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। लैम्बडा नेग्लेक्ट हो जाएगा मीन्स उस बड़े पार्टिकल्स के साथ वेव नेचर एसोसिएट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, तो उस नेचर से कोई भी फिनोमिना शो ही नहीं होंगे। इसलिए बड़े पार्टिकल्स में ड्यूअल नेचर नहीं देखा जाता। ड्यूअल नेचर जो स्टडी किया जाता है वो माइक्रो पार्टिकल्स में, बहुत छोटे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पार्टिकल्स पे स्टडी की गई, और ये कहा गया कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, और इनके लिए एक इक्वेशन बनाई गई। इनका जो वेवलेंथ होती है वो होती है h अपॉन p। p मोमेंटम है, और इस इक्वेशंस को सबसे पहले डी ब्रोगली ने निकाला था, इसलिए इसको डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस का। डी ब्रोगली इक्वेशंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। Experimental verification of de Broglie equation. Experimental verification of de Broglie equation.
मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ई, वो कैपिटल वी पोटेंशियल से एसिलेट कर रहा है। क्या माना? इफ ए चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई है, ये ई चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन वी, कैपिटल वी पोटेंशियल से क्या कर रहा है? एसिलेशन कर रहा है, एसिलेशन कर रहा है, त्वरण कर रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो E इंटू वी लिखते हैं। क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पे चार्ज E है। यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद ये कहा कि ये चार्ज पार्टिकल E जो है, ये V पोटेंशियल से एसिलेशन कर रहा है, त्वरण कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ये होती है, E इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1। यदि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो और इसका m जो है वो इसका मास होता, तो आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जानते हो। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या कहा मैंने? कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था जिसका चार्ज E था, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी। हमें इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस v स्क्वायर की। क्या करूं मैं? भाई दोनों काइनेटिक एनर्जी हैं, दोनों ही एनर्जी कैसी है? काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों ही एनर्जी क्या होंगी? इक्वल होंगी। दोनों ही एनर्जी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल कर दो। ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी आई कि किसी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज E होता है और यदि वो V पोटेंशियल से एसिलेशन करता है, त्वरण करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है E इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, E इंटू V। यदि कोई पार्टिकल्स जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूव करता है, उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों ही केस हम लेके चले और दोनों ही केस किसी एक पार्टिकल पे ही फॉलो कर रहे हैं, मीन्स उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल ही होगी। इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल किया और EV की वैल्यू आ गई मेरे पास, E कैपिटल V, ये पोटेंशियल है, ये आ गई हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है इस v स्क्वायर की, तो ये क्या आएगा? 2EV अपॉन m, और ये v बना अंडर रूट 2EV अपॉन m। इस इक्वेशंस में ये कैपिटल V, इस इक्वेशंस में ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स को 300 वोल्ट पोटेंशियल दिया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का 300 वोल्ट पोटेंशियल दिया जाता है, उस टाइम इस v की वैल्यू मैं वेव इक्वेशन में रखूं और उन सब को कैलकुलेट करूं, तो ये जो वैल्यू आती है ये एंगस्टन में आती है और ये जो वैल्यू आएगी ये अंडर रूट 150 अपॉन v वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कैसे आती है, ये इक्वेशन आ गई। अब डी ब्रोगली इक्वेशन में पुट करो। मैंने क्या कहा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स को जो पोटेंशियल दिया गया है वो 300 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है। कितना वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है? 300 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है। 1 ESU यूनिट जो है वो किसके इक्वल है? 300 पोटेंशियल के इक्वल है। और लैम्बडा वेवलेंथ क्या है?
h अपॉन एम वी। अब इस v की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास लेमड़ा की वैल्यू आ गई h अपॉन एम अंडर रूट m अपॉन 2ev। भाई ये जो v था ये नीचे था, इसलिए ये पूरी इक्वेशंस को मैंने उल्टा कर दिया। जो m नीचे था उसको मैंने ऊपर लिख दिया। इस m से ये m कैंसिल आउट और ये 1/2 में कन्वर्ट हो गया। इस लेमड़ा की वैल्यू अब आ गई आपके पास h अपॉन अंडर रूट MEV अंडर रूट 2 MEV। जब इन सब की वैल्यू में यहाँ पे, जब इन सब इक्वेशंस की वैल्यू में यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास लैम्ब्डा की जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट 150 अपॉन V। H फ्लांग कांस्टेंट की वैल्यू रख दूं, M इलेक्ट्रॉन्स का मास मुझे पता है और E उस पे चार्ज मुझे पता है और 2 की वैल्यू रख दूं तो ये आती है मेरे पास लैम्ब्डा अंडर रूट 150 अपॉन V एंगस्ट्रॉन। और यदि ये 300 वोल्ट रख के निकाल दिया जाए तो लैम्ब्डा की वैल्यू जो आती है वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंगस्ट्रॉन आती है। इस तरीके से ये वेरिफिकेशन किया गया जो कि एक्सरे को डिफाइन कर रहा है। इसकी जो एनर्जी, ये जो मिल रहा था ये एक्सरे की एनर्जी मिल रही थी, एक्सरे की वेवलेंथ मिल रही थी। किसकी मिल रही थी? एक्सरे की वेवलेंथ मिल रही थी। और इलेक्ट्रॉन्स किससे, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कौन करवाता है? एक्सरेज। एक्सरेज का जो डिफ्रैक्शन होता है, एक्सरेज का जो डिफ्रैक्शन होता है वही तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्सरेज से इलेक्ट्रॉन मिला, इसका मतलब डी ब्रोगली का ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो गया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज था E और V पोटेंशियल से वो एसिलेशन कर रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने। फिर हमने ये कहा कि यदि उस पे मास V हो और V वेलोसिटी हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दोनों ही केस की काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करके हमने V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी स्मॉल v, और ये वैल्यू ये थी। फिर हमने लिया डी ब्रोगली की इक्वेशंस और हमने ये कहा कि इनको जो है वो 300 वोल्ट पोटेंशियल दिया जा रहा है। कितना दिया गया है? 300 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है। उस केस में लैम्ब्डा की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंगस्ट्रॉन। जब सारी चीजें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तब तो ये कहा गया कि ये जो इक्वेशंस आ रही है, ये जो क्रिएट हो रही है, ये जो वेवलेंथ बन रही है, ये एक्सरे की वेवलेंथ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सरे की डिफ्रैक्शन से क्रिएट हो रहे थे। मीन्स ये किसकी वेवलेंथ हुई? इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ हुई। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इन पार्टिकल्स के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं। मीन्स इन पार्टिकल्स के साथ वेव नेचर भी एसोसिएट होता है। एसोसिएट हुआ तभी तो उनकी क्या निकल के आई? वेवलेंथ निकल के आई। क्या निकल के आई? वेवलेंथ निकल के आई। मीन्स हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो वेरीफाई हो गया, डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट। ये था आपका डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट। अब हम कल की क्लास में जो करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आपकी बुक में वो बोर मॉडल भी दिया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को बोर मॉडल नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो बोर मॉडल नहीं है। जिस की यूनिवर्सिटी में बोर मॉडल दिया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना वीडियो उसकी बोर मॉडल की वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो इसके बाद जो है कल हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।